बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इससे पहले हम अपने लेक्चर में इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जो है वो याद कर चुके हैं। उसमें क्या था कि अ परसिस्टेंट इंक्रीज़ इन द जनरल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। और उसके बाद हमने इन्फ्लेशन की दो टाइप्स डिस्कस की थी। पहली थी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, उसको डायग्राम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस वक्त हम देखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से क्या मुराद है। एन इन्फ्लेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन कॉस्ट्स इज़ कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो कब सामने आता है, जब कॉस्ट में इंक्रीज़ आता है, तो उसके नतीजे में जो भी इन्फ्लेशन होगा उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेशन का आपको पता है कि प्राइसेस में जो है वो कंटिन्यूस चेंज को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इसमें दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा यहाँ हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में पहले एग्रीगेट डिमांड कर्व जो शिफ्ट होता है और उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हम देखेंगे सबसे पहले जो है वो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व चेंज होगा और उसके बाद जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब यहाँ पे पहले हम इस डायग्राम के हवाले से देखें कि इसमें चेंज क्यों आता है, यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व में क्यों चेंज आता है। इसकी दो रीज़न हो सकती हैं, इंक्रीज़ इन मनी वेजेस एंड इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी अगर मनी वेजेस बढ़ जाती हैं तो उस सूरत में ज़ाहरी तौर पे जो समझ में आता है वो यही है कि फौरी तौर पे जो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन जो है महंगी हो जाएगी, या रॉ मटेरियल अगर उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या ऑयल प्रोड्यूसर जो हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और इकट्ठे होने की बिना पर वो ऑयल की प्राइसेस में इंक्रीज़ कर देते हैं, तो फौरी तौर पे जो प्रोडक्शन है उसमें डिक्रीज़ आ जाता है। और जो हमारा यहाँ पर हम देखते हैं कि LAS जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है लेकिन लॉन्ग रन में। इसी तरीके से SAS जो है वो SAS1 एग्रीगेट सप्लाई कर्व शॉर्ट रन में पहला कर्व है और SAS2 जो है शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व का सेकंड कर्व है। इसी तरीके से AD में पता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व है और AD2 जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्टिंग को शो कर रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। पहला इक्विलिब्रियम जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व 1 और SAS1 इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और प्राइस जो है वो P1 है, जबकि जो रियल GDP है वो कितना है, YF है। अब यहाँ पे YF को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि YF जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो करता है, यानी यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जितने लोग जो हैं वो लेबर है वो सारी की सारी जो है वो एम्प्लॉई है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और पोटेंशियल GDP, रियल GDP जो है वो पोटेंशियल GDP के बराबर है, यानी यहाँ पे हर चीज़ जो है वो यूटिलाइज़ की जा रही है और प्राइस लेवल जो है वो P1 है। अब क्या चीज़ सामने आती है कि टू रीजंस में से कोई भी वजह हो सकती है। रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो उसकी वजह से जो SAS1 है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, SAS2 लेफ़्ट साइड पे। अब ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व में डिक्रीज़ को शो करता है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो सप्लाई है एग्रीगेट सप्लाई उसमें डिक्रीज़ आ जाता है, वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब हमने नया इक्विलिब्रियम जो देखना वो ये है कि AD1 और SAS2 कहाँ पे मिल रहे हैं। AD1 और SAS2 को अगर आप देखें तो E2 पे जो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। AD1 कर्व है और SAS2 का कर्व जो कहाँ पे मिल रहे हैं, E1 पे। E1 पे प्राइसेस में जो इंक्रीज़ है वो कितना हो गया, P1 से बढ़ के P2 हो चुकी हैं, जबकि रियल GDP जो है वो बैकवर्ड हो गया है, YF की बजाय जो है Y1 हो गया है। यानी यहाँ पे रियल GDP पोटेंशियल GDP से पीछे चला गया है, या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी क्रिएट हो चुकी है, लोग अनएम्प्लॉयड जो है वो हो चुके हैं। अब सूरत ये कि प्राइसेस में इंक्रीज़ हो गया लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इकोनॉमी जो है वो पीछे हट गई है, तो दो सूरतें सामने आती हैं। इसी को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन भी। देखें, इंक्रीज़ इन प्राइस लेवल बढ़ गया, P1 से P2 हो गया, जबकि डिक्रीज़ इन रियल GDP, और रियल GDP में क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो ये सूरत हाल जो है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन जो है P1 से P2 तक नहीं रहेगा बल्कि इससे और बढ़ जाएगा। जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो उस सूरत में ज़ाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को गेन करना है, तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए जो है फेड या जो सेंट्रल बैंक है वो मनी वेज को बढ़ाएगा, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। और मनी सप्लाई जब बढ़ेगी तो उसके असरात हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड पे आते हैं। जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आते हैं, इकोनॉमी में पैसे बढ़ते हैं। मनी सप्लाई बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ जाएगी और उसके साथ ही एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है AD1 से AD2 हो जाएगा। अब हमारे पास
SCS2 जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का कर्व है, जबकि AD2 जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व है। दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो E2 पे हो रहा है। और E2 पे क्या सूरत हाल है, E2 के ऊपर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हम दोबारा आ चुके हैं, जबकि प्राइसेस बढ़ के जो है वो P3 पे चली गई हैं। अब ये P1 से P2 और P2 से P3 का जो सफ़र है ये क्या है, ये इन्फ्लेशन शो करता है। और ये कौन सी इन्फ्लेशन है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है आपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को समझ लेना है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ अ फंक्शन ऑफ ये हमारे पास जो है वो लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड कर्व हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि C+I+G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स को जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि एरो जो है वो यहाँ पे आपको YF से Y1 तक जा रहा है, लेकिन यही एरो जो है वो चेंज होकर दोबारा Y1 से YF की तरफ आ जाएगा।